नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन. I hope you all are doing good. Hello kids, in this video we will be doing chapter number 1 of our new EVS NCERT book class 5. So बच्चों, इसके पहले इस चैप्टर के 3 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं. अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख लीजिए. उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि है इस चैप्टर का पार्ट 4. तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 16 तक कवर किया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 17 से. And there is an activity given on page number 17, which is activity number 8. So let us read. Visit a local water body like a pond, lake or an aquarium with your teacher or parents. So इस activity को करने के लिए what you have to do is you have to visit a local body, यानी अपने आसपास एक किसी पानी वाली जगह पर जाना है. वो उनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो वो पॉन्ड हो सकता है, या वो लेक हो सकती है, कोई रिवर हो सकती है, या आपके आसपास कोई एक्वेरियम हो सकता है. और ऐसा करते समय आपके टीचर या फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे. एंड यू हैव टू ऑब्जर्व लाइफ इन एंड अराउंड द वाटर बॉडी, यानी उस वाटर बॉडी के अंदर की और उसके आसपास की जो दुनिया है, उसके आसपास का जो जीवन है, उसे आपको ऑब्जर्व करना है. बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपको इस टेबल को फिल करना है. तो चलिए पढ़ते हैं इस टेबल में क्या कहा गया है. नेम ऑफ द बर्ड और एनिमल. तो अगर आप किसी भी वाटर बॉडी में जाएंगे तो आप क्या पाएंगे, या तो वहां पर आपको कोई एनिमल दिखाई देगा या उसके आसपास आपको कोई बर्ड दिखाई देगा. फिर आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि वो जो एनिमल या बर्ड है उनके माउथ यानी उनके मुंह या फिर उनकी बीक. अगर वो बर्ड है तो उनके पास क्या होगी, एक बीक. बीक यानी चोंच, जो कि हर एक पक्षी के पास होती है. देन यू हैव टू ऑब्जर्व देयर मूवमेंट थ्रू लेग्स, फिन्स और फीट, कि उनका जो उन एनिमल्स का जो मूवमेंट होता है यानी वो किस तरह से चलते हैं. अगर वो चलते हैं तो वो लेग्स के थ्रू चलेंगे, अगर वो तैरते हैं तो वो अपने फिन्स के थ्रू तैरेंगे. तो इस तरह से आपको कैटेगराइज करना है और यहाँ पर आपको उसका रफ डायग्राम एक बना देना है. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज द फिश. तो अगर आप एक पॉन्ड में जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहां पर क्या देखने को मिल सकती है, फिश. अब फिश का जो माउथ होता है, हम जानते हैं कि फिश के पास बीक नहीं होती, उसके पास क्या होता है, माउथ. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसका जो माउथ है वो कैसी शेप का है, राउंड माउथ फेसिंग अपवर्ड्स. आप देख सकते हैं कि उसका जो ये माउथ है उसकी शेप क्या है, राउंड. तो ये हमने यहाँ लिखा. उसके बाद देखिए, फिश के पास लेग्स नहीं होते, हमें पता है फीट नहीं होते. तो फिश के पास क्या होते हैं, उसके फिन्स. फिन्स यानी मछली के जो पंख होते हैं, ये होते हैं फिश के फिन्स, जो उसे तैरने में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू वो पानी में इजीली मूव कर पाती है. सो दीज आर कॉल्ड फिन्स. इसके बाद बच्चों है हमारे पास पोंड हेरोन, यानी तालाब में रहने वाला बगुला, जिसकी जो माउथ होती है वो क्या होती है, एक बीक होती है उसके पास. इट इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, बगुले के पास एक लंबी और पॉइंटेड बीक होती है, यानी उसकी चोंच जो है लंबी होती है और नुकीली होती है, जिससे वो इजीली अपना शिकार कर पाता है. वो क्या पकड़ के खाता है, ज्यादातर वो मछलियां पकड़ता है पानी से. तो उसे शिकार करने में उसकी जो बीक है वो काफी हेल्पफुल होती है. एंड इट हैज थिन लेग्स. तो इसके पतले पतले पैर होते हैं और इसके पास पंख भी होते हैं, जिनसे ये उड़ सकता है और पैरों से ये दलदली एरिया क्षेत्र में क्या कर सकता है, चल सकता है. इसे भारतीय बगुला के नाम से भी जानते हैं. ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो बगुला है ये एकटक अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है. इसके अलावा ये किसी भी दूसरी चीज को नहीं देखता और इसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये शायद अंधा है, जबकि ऐसा नहीं होता. ये हमें दिखने में अंधा लगता है, बट ये अपना पूरा फोकस अपने शिकार पर रखता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये अंधा है. और इसके अलावा यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें हम क्या करेंगे, हम किसी और 3 जलीय जीव का नाम लिखेंगे. चलिए इसे कंप्लीट करते हैं. अगर हम तालाब के पास जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें वहां पर कोई ना कोई फ्रॉग देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉग. और फिर उसके माउथ के बारे में हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि फ्रॉग का जो माउथ होता है वो वाइड होता है, यानी काफी चौड़ा उसका मुंह होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. एंड फ्रॉग जो है बच्चों कैसे मूवमेंट करता है, अपने हिंड लेग्स से. हिंड लेग्स यानी उसके पिछले वाले पैर, जिनसे वो काफी ऊंची छलांग लगा सकता है और वो पानी में भी तैर सकता है. तो दीज आर कॉल्ड द हिंड लेग्स, जो कि फ्रॉग के पास होते हैं. एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच हेल्प इट टू जंप एंड टू स्विम इन द वाटर. Okay, next bird which we can write here is
द डक। तो डक यानी हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, बतख। तो बतख की जो माउथ होती है वो क्या कैसी रहती है, उसके पास एक बीक होती है, हम जानते हैं, एंड दैट बीक इज ब्रॉड एंड फ्लैट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में उसकी बीक जो है चौड़ी होती है और फ्लैट होती है। और बतख के जो पैर होते हैं बच्चों, दैट आर वेब्ड फीट। वेब्ड फीट यानी जालीदार उसके पैर होते हैं, जो कि जैसा हम साइकिल का पैडल जो हम मारते हैं, तो हमें पता है कि जैसी संरचना साइकिल के पैडल की होती है, कुछ वैसी ही संरचना डक के पैरों की होती है, जो कि उसे पानी में तैरने में हेल्प करती है। नेक्स्ट एनिमल इज टर्टल। हम सभी जानते हैं कि टर्टल जो है वो पानी में रहने वाला एक जानवर है। एंड टर्टल का जो माउथ होता है वो कैसा रहता है, स्मॉल और कर्व्ड माउथ होता है उसका। और इसके जो लेग्स होते हैं उसके लेग्स में क्या होते हैं बच्चों, फ्लिपर्स होते हैं। अब फ्लिपर्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो बच्चों देखिए, ये है टर्टल और ये है इसके फ्लिपर्स। फ्लिपर्स क्या करते हैं, फ्लिपर्स उसे पानी में स्विमिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। अब आप सभी ने कभी ना कभी जो स्विमिंग करने वाले लोग होते हैं, यानी जो डाइविंग करते हैं पानी में, उनको इस तरह का एक इक्विपमेंट पहने हुए जरूर देखा होगा अपने पैरों में। वो ऐसा इक्विपमेंट क्यों पहनते हैं, ताकि वो इजीली पानी के अंदर स्विम कर पाए। ये फ्लिपर्स जो होते हैं वो उन्हें पानी में आसानी से और जल्दी स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और एनिमल्स जिनके पास इसी तरह के फ्लिपर्स होते हैं, जिनसे वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं। ये देखिए, ये हैं कुछ एनिमल्स एंड दीज आर देयर फ्लिपर्स। ये होने की। तो अभी आपने क्या पढ़ा बच्चों, एनिमल्स अराउंड वाटर। अभी हम जानेंगे प्लांट्स अराउंड वाटर। ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द प्लांट्स। ड्रॉ द प्लांट्स दैट यू सॉ ड्यूरिंग द विजिट एंड लेबल देम विद देयर लोकल नेम। आपको क्या करना है, प्लांट्स को ड्रॉ करना है और उनके लोकल नाम यानी स्थानीय भाषा में उनका जो नाम है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो लिली को बच्चों कई जगह पर जल पुष्प भी कहा जाता है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, जल पुष्प या फिर कुमुदनी। तो वो आप लिख देंगे जल पुष्प या फिर कुमुदनी। ओके, ये लिखा हमने। उसके बाद है प्लांट्स अंडर वाटर, यानी आपको यहाँ पर ऐसे प्लांट्स का नाम लिखना है जो कि पानी के अंदर रहते हैं। तो उन्हीं में से एक प्लांट है बच्चों हाइड्रिला। क्या है, हाइड्रिला, एंड द स्पेलिंग इज HYTRILLA। ओके, हाइड्रिला। तो हाइड्रिला को हिंदी में बच्चों जल परी भी कहा जाता है। क्या लिख देंगे हम, जल परी। ठीक है, क्या लिखा हमने, जलपरी, जल परी। हाइड्रा मतलब जल और जल परी यानी पानी में रहने वाला एक पौधा। ठीक है, फिर थर्ड देखिए, प्लांट्स whose roots are in water wet but are seen above the water। यानी ऐसा एक प्लांट जो कि हमें लिखना है जिसकी रूट जो है वो पानी के अंदर रहती है, बट जो फ्लावर है वो उसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो ऐसा एक प्लांट है बच्चों लोटस। क्या है, लोटस, LOTUS, विच इज ऑल्सो आवर नेशनल फ्लावर। ओके, और हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, कमल। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कमल। और आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें अगर किसी और नाम से बुलाया जाता है तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। Then children, we have next activity, which is activity number 9. In this activity, what we have to do is we have to take a piece of paper and put a drop of water on it and then observe. हमें क्या करना है, कागज का एक टुकड़ा लेना है, कागज के उस टुकड़े पर हमें कुछ पानी की बूंदे डालनी है और उस पानी की बूंदों को और कागज को ऑब्जर्व करना है। एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव टू डू, कलर द पेपर विद अ वैक्स क्रेयॉन। हमारे पास जो वैक्स कलर्स होते हैं उससे उस पेपर पर कलर कर देंगे। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। अब जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है, पानी की कुछ बूंदे उस कलर किए हुए पेपर के ऊपर डालेंगे। फिर डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया इस चीज में? इफ यस देन राइट योर ऑब्जर्वेशन। अगर आपने कोई चेंज ऑब्जर्व किया तो आपको क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को नीचे लिख देना है। ठीक है बच्चों, जब आप एक नॉर्मल कागज के ऊपर पानी की बूंदे गिराएंगे तो आप देखेंगे कि उस कागज ने पानी को सोख लिया है और पूरा कागज गीला हो गया है। वहीं दूसरी ओर जब आप पेपर पर वैक्स कलर करेंगे और उसके ऊपर पानी की बूंदे जब आप गिराएंगे तो आप क्या पाएंगे
कि वैक्स की वजह से, वैक्स की कोटिंग की वजह से पानी की बूंदें उस पर नहीं रुक पाएंगी, यानी जो कागज है वो उसे सोखेगा नहीं पानी की बूंदों को, और वो जो है पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठा कागज पर ही हो जाएगा, यानी पेपर जो है वो उसे अब्सॉर्ब नहीं करेगा। जैसा हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती है वो कभी भी पानी को अब्सॉर्ब नहीं करती, वो उनके ऊपर बूंदों के रूप में जमा होता है और बाद में उससे नीचे गिर जाता है। तो हम क्या लिखेंगे अपना ऑब्जर्वेशन? तो ऑब्जर्वेशन में बच्चों आप लिखेंगे व्हेन वाटर इज ड्रॉप्ड ऑन प्लेन पेपर इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड, यानी जब पानी को प्लेन पेपर पर गिराया गया तो ये अब्सॉर्ब हो गया। यहाँ पर है ABSORBED, अब्सॉर्ब, ओके। एंड ऑन वैक्स कलर्ड पेपर वाटर स्टेज एज ड्रॉपलेट्स, यानी वैक्स किया हुआ जो कलर किया हुआ जो पेपर था उस पर जो पानी था वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठा हो गया। एंड डिड नॉट गेट ऑब्सॉर्ब, ये भी आप लिख सकते हैं, इट डिड नॉट गेट एब्सॉर्ब, ओके। नाउ चिल्ड्रन देयर इज अनदर एक्टिविटी गिवन विच इज एक्टिविटी नंबर 10, हु ईट्स whom, यानी कौन किसे खाता है। अ रिवर फूड चेन गेम, यहाँ पर एक फूड चेन का गेम है। तो इस गेम में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट स्लिप्स ऑफ पेपर टू स्टूडेंट्स, ये काम आपके टीचर्स करेंगे। आपको कुछ स्लिप्स वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड ईच स्टूडेंट राइट्स व्हाट दे चूज टू बी, और हर एक स्टूडेंट जो है वो लिखेगा कि वो क्या बनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बनना चाहेगा स्मॉल फिश, कोई बनना चाहेगा बिग फिश, कोई बनना चाहेगा फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन, क्रोकोडाइल, ऑटर, ETC, ओके। तो जो भी बच्चा जो भी बनना चाहेगा वो वहां लिखेगा। Ask the students to think about what they eat and who eats them, यानी टीचर फिर बच्चों से बात करेगा और पूछेगा कि तुम क्या खाते हो और तुम्हें कौन खाता है। जैसे कि हिरन जो है वो किसे खाता है बच्चों, घास को, हमें पता है हिरन घास खाता है, और हिरन को कौन खाता है, हिरन को खाएगा शेर। तो इसी तरह से हमारी फूड चेन चलती रहती है। ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में करेंगे। देन द टीचर विल यूज अ स्ट्रिंग टू कनेक्ट द स्टूडेंट्स हु डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। तो उन एनिमल्स, जो भी एनिमल एक दूसरे के ऊपर खाने के लिए निर्भर करते हैं, तो उन्हें आपके जो टीचर होंगे वो एक स्ट्रिंग से एक साथ कनेक्ट कर देंगे। Then you will discuss what would happen if one animal disappears. तो आप लोगों को फिर बात करनी है कि अगर उस फूड चेन में से कोई भी एक जानवर डिसअपियर हो जाए, जैसे कि अगर सारी मछलियां चली जाएं फूड चेन में से तो क्या होगा, अगर सारी छोटी मछलियां गायब हो जाएं तो क्या होगा, बड़ी मछलियां भूखी मर जाएंगी, क्योंकि बड़ी मछलियां किसे खाती हैं, वो छोटी मछलियों को खाती हैं। तो इसी तरह से फूड चेन जो है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी आपकी इसीलिए दी गई है। देन नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन वाटर, यानी पानी के अंदर किस किस तरह के पौधे होते हैं। थ्रू दिस एक्टिविटी वी डिस्कवर्ड द रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। फ्रेश वाटर के अंदर पौधे और एनिमल्स दोनों की ही रिच वेराइटी है और वो उनका आवास है। हैबिटेट्स मीन आवास, ठीक है। तो दीज लिविंग बींग्स हैव स्पेशल फीचर्स, ये जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, चाहे उनमें पौधे हों या फिर जानवर, दोनों ही आते हैं लिविंग बींग्स में। तो इनके पास क्या होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की है कि किस किस तरह के प्लांट की क्या खास बात है, किस एनिमल की क्या खास बात है। लाइक फ्लोटिंग लीव्स, यानी तैरने वाली पत्तियां, फिन्स, जिसकी हमने इसी वीडियो में बात की है, और लॉन्ग रूट्स, यानी लंबी लंबी उनकी जड़ें, दैट हेल्प देम सर्वाइव एंड ग्रो इन वाटर। ऐसा इसलिए ही होता है, ये जो सब एनिमल्स और बर्ड्स की और प्लांट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट फीचर्स है, वो उन्हें हेल्प करते हैं पानी के अंदर ग्रो करने के लिए और उन्हें वहां पर सर्वाइव करने, जीवित रहने के लिए। दिस रिमाइंड्स अस हाउ एसेंशियल फ्रेश वाटर इज फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये हमें याद दिलाता है कि फ्रेश वाटर जो है धरती पर जीवन को सपोर्ट देने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इन दिस चैप्टर वी लर्न दैट वाटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, आइस, वाटर एंड वेपर। तो इस पाठ में बच्चों हमने ये भी जाना कि पानी जो है वो अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे कि बर्फ, पानी और भाप, तीनों अवस्थाओं में हमने पानी को देखा। वी सॉ हाउ वाटर
हाउ वाटर कीप्स मूविंग थ्रू द वाटर साइकिल, और हमने ये भी जाना कि किस तरह से वाटर साइकिल में पानी जो है हमेशा मूव करता रहता है, चेंजिंग इट्स फॉर्म्स एज इट ट्रेवल्स थ्रू द एयर, लैंड एंड स्काई। तो एयर में, लैंड में और स्काई में वाटर जो है हमेशा ट्रेवल करता रहता है, इसलिए वो अपनी फॉर्म को बदलता रहता है उसी के अनुसार। We also explored how aquatic plants and animals live in and around the water. और हमने ये भी जाना कि जो भी जलीय पौधे और जानवर, aquatic means जलीय यानी जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले, तो जितने भी aquatic plants यानी जल में रहने वाले पौधे और जानवर हैं वो पानी के अंदर और पानी के आसपास कैसे रह पाते हैं, एंड डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, और पानी पर वो किस प्रकार निर्भर होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ा। नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइज, लेट अस रिफ्लेक्ट, यानी चलिए हम अब जानते हैं कि हम कितना जान सके हैं इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, यानी मैच करना है हमें यहाँ पर ओशियन वाटर को। तो ओशियन वाटर को आप किससे मैच करेंगे? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, नो। वेपर फॉर्म ऑफ वाटर, नो। नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो क्या आप ओशियन के वाटर को पी सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट हैज टू मच ऑफ सॉल्ट। ओके, सेकेंड वी हैव स्नो। तो हम सभी को पता है कि स्नो जो है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है, यानी ठोस अवस्था है। ठीक है, फिर आती है स्टीम यानी भाप। तो भाप मैंने आपको बताया वेपर फॉर्म है, यानी गैस वाली फॉर्म है पानी की। ठीक है, देन कम्स द रेन वाटर विच इज द फ्रेश वाटर। हमें पता है, ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि रेन वाटर जो है धरती पर आने से पहले, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इससे पहले कि उसके अंदर कोई पॉल्यूटेंट गिरते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग, यानी आपको क्या लगता है कि अर्थ पर अधिकतर पानी ड्रिंक करने के लिए यानी पीने के लिए और फार्मिंग यानी खेती के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? हम सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर इज सॉल्टी, यानी अर्थ में मौजूद जो ज्यादातर पानी है वो या तो नमकीन है और पॉल्यूटेड या फिर वो प्रदूषित है, एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर डायरेक्ट यूज, और इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर एक ग्लास में भरकर पानी को माना जाए कि ये पूरी अर्थ में मौजूद पानी है, तो हमारे पास फ्रेश वाटर की जो मात्रा होगी वो कितनी रहेगी? सिर्फ 1 स्पून जितनी। ठीक है, तो इतना ही पानी है जो कि फ्रेश वाटर है, बाकी सारा जो पानी है अधिकतर हमारे पीने के काम का नहीं है। ठीक है, सो द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव इज लार्ज नंबर ऑफ लिविंग बीइंग्स लिव नियर वाटर बॉडीज, व्हाई? तो यहाँ पर कहा गया है कि अधिकतर सजीवों में से मतलब सजीवों की अधिकतर जो जनसंख्या है वो पानी के आसपास रहती है। ऐसा क्यों है? जो ऐसा इसलिए है बिकॉज वाटर बॉडीज प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो वाटर बॉडीज होती हैं वो हमें पहली बात पीने के लिए पानी देती हैं, दूसरी बात वो हमें फूड देने में भी हेल्प करती है। जो एनिमल्स वाटर में रहने वाले यानी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनका फूड भी कहाँ से आता है? वाटर से ही उन्हें मिल जाता है। एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन, यानी उनके रहने के लिए उनके शरीर के अनुसार सुटेबल लिविंग कंडीशन भी उन्हें मिल जाती हैं। ठीक है, जो कि अधिकतर प्लांट और एनिमल्स के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि वाटर बॉडीज प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ इट डिड नॉट रेन इन योर रीजन फॉर 2 years, कि अगर आपके रीजन में, आपके एरिया में अगर 2 सालों तक बारिश ना हो तो क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि बारिश जो है वो कितनी ज्यादा जरूरी है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो देयर वुड बी ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा। ठीक है, तो सूखा पड़ जाएगा, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो पीने लायक हमारे पास पानी नहीं होगा, क्रॉप फेल्योर यानी जो फसलें होंगी वो खराब हो जाएंगी, एंड इंक्रीज्ड हीट, तो उसकी वजह से जो है गर्मी भी अधिक बढ़ जाएगी। हम सभी को पता है कि बारिश होने से हमारी जो फसलें हैं वो भी अच्छी होती हैं और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होता है, तो हमें पीने के लिए यानी ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है और उससे हीट भी बहुत कम होती है। जब भी बारिश होती है तो हम महसूस करते हैं कि हीट जो है काफी कम हो जाती है, बट अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? हीट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। और फिफ्थ क्वेश्चन,
What do you think happens to rainwater in a forest compared to a city? आपको क्या लगता है कि जंगलों में जो रेन वाटर होगा और जो सिटी में रेन वाटर होगा, उन दोनों के साथ क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट में जो है कंक्रीट की फ्लोरिंग नहीं होती, जबकि सिटीज में कंक्रीट फ्लोरिंग होती है। तो इन अ फॉरेस्ट रेन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड। तो फॉरेस्ट में क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो ग्राउंड यानी धरती उसे अब्सॉर्ब कर लेगी। बट इन अ सिटी, परंतु शहरों में मोस्ट ऑफ इट फ्लोज अवे ड्यू टू कंक्रीट सर्फेसेस। बट शहरों में क्या होगा, इसका अधिकतर जो पानी का हिस्सा होगा वो बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कंक्रीट सरफेस होते हैं, यानी जो सड़कें हैं वो पक्की सीमेंट से बनाई गई होती हैं। ठीक है। 6th क्वेश्चन वी हैव, कैन यू डिजाइन अ हाउस और स्कूल दैट कंजर्व्स वाटर वाइजली? व्हाट वुड इट इंक्लूड? क्या आप एक ऐसा घर या स्कूल डिजाइन कर सकते हैं जो कि वाटर को वाइजली कंजर्व करता है? कंजर्व यानी बचाता है पानी के। यस, इट वुड इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लो फ्लो टैप्स, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स एंड अवेयरनेस बोर्ड्स। हाँ, हम बना सकते हैं ऐसा घर जो कि क्या करेगा, रेन वाटर को हार्वेस्ट करेगा, और लो फ्लो वाली टैप्स हम यूज करेंगे उस घर में, और वाटर रिसाइकलिंग के जितने भी सिस्टम हम यूज कर सकते हैं हम उस घर में करेंगे या स्कूल में करेंगे। और कुछ अवेयरनेस बोर्ड्स भी हम लगा सकते हैं कि वी शुड कंजर्व द वाटर बिकॉज इट इज वेरी लिमिटेड। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपने जाना कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, और पानी से ही कितने सारे जीवों की और पौधों की जिंदगियां सुरक्षित रहती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जूस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।